हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 10 पाकिस्तानी हुए गिरफ्तार। अभी की सबसे बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों कैसे और कहां, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद से किया फोन, और बताएंगे दोस्तों किन मुद्दों पर की बात और भारत के समर्थन की भी जताई उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ बिलावल भुट्टो की अमेरिका में हुई घनघोर बेइज्जती, तो खुद पाकिस्तानी नेता ने कह दिया कि अगर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी से सीखते तो ये ना होता। बताएंगे दोस्तों किस बात को लेकर बिलावल भुट्टो की लगाई गई है क्लास और जयशंकर जी की गई है जमकर तारीफ। दोस्तों बताएंगे किन मुद्दों पर, और साथ ही आपको बताएंगे जहां अमेरिका ने दोबारा किया है मैसेज। अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट जारी करके दोबारा कहा नागरिकों को पाकिस्तान के मैरियट होटल जाने से रोक दिया। पाकिस्तान में बड़ी खबर। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत के विदेश मंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ कोस्ट गार्ड के साथ गुजरात एटीएस का बहुत बड़ा ऑपरेशन। 300 करोड़ के ड्रग के साथ 10 पाकिस्तानी हुए गिरफ्तार। बड़ी खबर, गुजरात तट के पास सोमवार तड़के चालक दल के 10 सदस्यों के साथ एक पाकिस्तानी नौका पकड़ी गई, जिसके जरिए 300 करोड़ रुपए मूल्य के हथियार, गोला बारूद और 40 किलोग्राम मादक पदार्थ ले जाए जा रहे थे। भारतीय तट रक्षक यानी आईसीजी ने यह जानकारी दी। आईसीजी ने एक बयान में कहा है कि गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते बोले तो एटीएस द्वारा साझा की गई एक सूचना के आधार पर तट रक्षक ने 25 और 26 दिसंबर की दरमियानी रात को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी IMBL के नजदीक के क्षेत्र में गश्त के लिए अपने तेज गश्ती पोत ICGS अरिंजे को तैनात किया। बयान के अनुसार दिन के शुरुआती घंटों के दौरान मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी नौका अल सोहली को भारतीय जल क्षेत्र में संदिग्ध रूप से आते देखा गया। इसमें कहा गया है कि ICG पोत द्वारा चुनौती दिए जाने और चेतावनी के तौर पर गोली चलाई जाने के बावजूद नौका नहीं रुकी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि तटरक्षक अंततः नौका को रोकने में कामयाब रहे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में बयान के अनुसार नौका पर 300 करोड़ रुपए के हथियार, गोला बारूद और लगभग 40 किलोग्राम मादक पदार्थ पाए गए हैं। जी हाँ, और चालक दल के 10 सदस्यों और नौकाओं को आगे की जांच के लिए ओखा बंदरगाह लाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 10 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों ऐसे में अब आपकी जो भी राय हो बताएगा जरूर, क्या इनके मंसूबे भारत को लेकर दोस्तों चालाकी के थे? आपको जो भी लगता है अपनी राय अवश्य दीजिए, और साथ ही साथ कोस्ट गार्ड और एटीएस को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी जी को किया फोन, शांति फॉर्मूले पर बात के समर्थन की जताई उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच सोमवार को फोन पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी। जेलेंस्की ने कहा है कि वो अपने शांति फॉर्मूले को आगे बढ़ाने के लिए भारत की भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने G20 में भारत की सफल अध्यक्षता के लिए मोदी जी को शुभकामनाएं दी। जेलेंस्की ने ट्वीट किया कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ फोन पर बात की है और G20 की सफल अध्यक्षता की कामना भी की, और इसी मंच पर मैंने शांति फॉर्मूले की घोषणा की, और अब मैं इसे आगे बढ़ाने में भारत की भागीदारी की उम्मीद करता हूं। मैंने मानवीय सहायता और संयुक्त राष्ट्र में समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। जी हां, भारत की ओर से तत्काल कोई जानकारी नहीं आई है। दोस्तों फरवरी में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से मोदी जी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ जेलेंस्की से भी कई बार बातचीत की। इससे पहले भी 4 अक्टूबर को जेलेंस्की के साथ मोदी जी के फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान मोदी जी ने कहा था कि कोई सैन्य हल नहीं हो सकता है और भारत किसी भी शांति प्रयास में योगदान देने के लिए तैयार है। भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा नहीं की है। हमारा देश इस बात पर कायम है कि इस मुद्दे का समाधान कूटनीति और बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। वैसे में दोस्तों जिस प्रकार से व्लादिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी जी से और भारत से समर्थन की उम्मीद जताई है दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है? क्या एकमात्र जेलेंस्की को समर्थन देना उचित होगा दोस्तों, या भारत को इस पर न्यूट्रल ही रहना चाहिए? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। बात करते हैं एक और खबर की तरफ, जहां बिलावल भुट्टो की अमेरिका में हुई घनघोर बेइज्जती। भड़के अब्दुल बासित ने कहा जयशंकर जी से सीख लेते तो ये कभी ना होता। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि खुद पाकिस्तानी अपनी ही हाथों अपनी फजीहत करा बैठता है। नई घटना दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ की है, जहां अमेरिका में हुई उनकी बेइज्जती को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। दरअसल हाल ही
में बिलावल भुट्टो अमेरिका पहुंचे थे। वहां पर करीब एक सप्ताह रुके भी थे और इसके बावजूद भी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उनसे मुलाकात नहीं की, उनके साथ कोई मीटिंग, कोई फिजिकल बैठक नहीं की। हालांकि अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की बातचीत और बैठक अवश्य हुई दोस्तों। दोनों ने इस दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के बीच भी संबंधों को लेकर वार्तालाप किया। चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अमेरिका में ही थे दोस्तों। उन्होंने पनामा के विदेश मंत्री से इस दौरान मुलाकात भी की, लेकिन जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मिलने की बात आई तो उन्होंने फोन पर बात करके ही अपना काम निकाल लिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री से बिना मिले, बिना मुलाकात किए, बिना फिजिकल किसी भी बैठक को करे बिलावल भुट्टो अपने वतन वापस लौट आए। जी हाँ दोस्तों, और इसी चीज को लेकर अब पूरे पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो को लताड़ा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एक सप्ताह रहकर भी भुट्टो से एंटनी ब्लिंकन का ना मिलना पाकिस्तान के लिए काफी शर्मनाक बताया जा रहा है दोस्तों। अब खुद पाकिस्तान के पूर्व राजनायक अब्दुल बासित ने इस पूरे मसले में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर जमकर हमला बोला और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी की मिसाल दी और जयशंकर जी की जमकर तारीफ की। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल बासित ने कहा है कि हमेशा अपने आप को हम इतना क्यों गिरा देते हैं। अगर आपकी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात नहीं हो पा रही थी तो फिर क्या फायदा हुआ, आपको सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए था। आप वहाँ पर क्यों रुके, आपने व्हाइट हाउस जाने का क्यों सोचा, आप व्हाइट हाउस क्यों गए, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। आपको अगर आपसे विदेश मंत्री ब्लिंकन नहीं मिलते हैं तो आपको किसी भी कीमत पर व्हाइट हाउस नहीं जाना चाहिए था। आपको भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी से सीख लेनी चाहिए। एक बार उनसे जब विदेश मंत्री नहीं मिले थे अमेरिकी तो वो डायरेक्ट अपने काम से गए और काम से डायरेक्ट वापस आ गए। अब्दुल बासित ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क गए और वहां से यूएन की मीटिंग अटेंड करके डायरेक्ट वापस आ गए। उन्होंने किसी भी प्रकार से व्हाइट हाउस जाने की नहीं सोची दोस्तों। और यही बात को लेकर के अब्दुल बासित ने बिलावल भुट्टो को घेरा और शहबाज सरकार को कोसा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी है ही तारीफों के काबिल तो लॉन्ग लिव जयशंकर जी कहना मत भूलेगा दोस्तों, और लॉन्ग लिव मोदी जी भी जरूर कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या यूएई ने पाकिस्तानियों की एंट्री पर लगाया बैन, दूतावास ने दिया अब ये जवाब। बता दे, पाकिस्तान के कई शहरों के नागरिकों को यूएई की ओर से वीजा देने पर प्रतिबंध लगाने वाले कुछ रिपोर्ट्स को लेकर पूरे पाकिस्तान में हलचल मची हुई थी। हालांकि अब इस दावे की सच्चाई सामने आ गई है। पाकिस्तान में यूएई दूतावास ने इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया है और कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात की ओर से ऐसा किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ऐसा कोई बैन यूएई की ओर से नहीं लगाया गया है। बात करते हैं दोस्तों खबर की तरफ, जहां अमेरिकी दूतावास ने फिर एक बार नया अलर्ट जारी किया है और कह दिया है अपने नागरिकों से कि पाकिस्तान के मैरियट होटल कतई और बिल्कुल भी भूल कर ना जाएं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास ने यहाँ देश की राजधानी में स्थित मैरियट होटल में अमेरिकी नागरिकों पर आतंकवादी हमले की आशंका को लेकर सतर्क कर दिया है दोस्तों। अमेरिकी कर्मचारियों के इस 5 सितारा होटल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस्लामाबाद में हाल में एक आत्मघाती हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। अमेरिकी दूतावास ने इस घटना के 2 दिन बाद रविवार को ये चेतावनी जारी की थी। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार को सूचना से अवगत है कि अज्ञात लोग छुट्टियों में इस्लामाबाद स्थित मैरियट होटल में अमेरिकियों पर हमला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इतना ही नहीं, मोहम्मद जिन्ना के जन्मदिन पर ही धमाकों से दहल चुका है पाकिस्तान। 5 की मौत और 12 लोग घायल। बता दें, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां जन्मदिन मनाए जाने के दिन बलूचिस्तान प्रांत धमाकों से दहल गया। बलूचिस्तान रविवार को कई विस्फोटों में कैप्टन सहित 5 फौजी मारे गए और 12 नागरिक घायल हो गए हैं। द न्यूज इंटरनेशनल अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रविवार को अलग अलग जगह हुए 4 विस्फोटों में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन सहित 5 फौजी मारे गए। इन 4 विस्फोटों में से 2 क्वेटा में और 1 कोहलू जिला के कहान क्षेत्र में हुआ है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी हमले होते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और आतंकवादियों ने ठान लिया है कि वो पाकिस्तान की सरकार को झुका कर रहेंगे और अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादी पाकिस्तान में लगातार और कॉन्स्टेंटली हमले कर रहे हैं दोस्तों, इससे एक चीज तो क्लियर है कि अगर आतंकवादी चाहे पाकिस्तान में तो कभी भी पाकिस्तान सरकार को गिरा सकती है दोस्तों, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में एक देश में आतंकवादियों का होना दोस्तों जो कि सरकार तक को हिला सकती है। तो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोस्तों कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान को लेकर गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं
नहीं किया, गलत नहीं कहा, कभी भी झूठ नहीं कहा दोस्तों। और वास्तव में इससे पता चलता है कि पाकिस्तान ने कितने लाड प्यार से इन आतंकवादियों को पाल रखा था दोस्तों, जो अब खुद पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी सरकार के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों जिस सांप को दूध पिलाया पाकिस्तान ने, आज वही सांप पाकिस्तान की सरकार को डस रहा है दोस्तों। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर। देखते इस पर क्या कहती है हमारी भारत की जनता। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां पर मालदीव की न्यायपालिका में दखल दे रहा भारत। 11 साल की सजा मिलने पर बौखलाए चीन के पिट्ठू पूर्व राष्ट्रपति यामीन ने दे दिया बयान। बता दें मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन अपनी 11 साल की सजा के खिलाफ करने वाले हैं अपील। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी हैं। आपको बता दें मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यामीन को चीन के भक्त के रूप में जाना जाता है, जो देश में भारत की मौजूदगी का खुलकर विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। दोषी पाए जाने के बाद यामीन ने भारत पर देश की न्यायपालिका में दखल देने का आरोप लगाया है। सजा के बाद बौखलाए अब्दुल्ला यामीन को जेल के अलावा $50 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत लेने के आरोपों में दोषी करार दिया गया है। जी हां, अब्दुल्ला यामीन भारत के खिलाफ इंडिया आउट अभियान चला रहे हैं। भ्रष्टाचार मामलों में दोषी पाए जाने के बाद यामीन ने मालदीव की राजधानी माले स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत के राजनयिकों पर देश की न्यायपालिका में दखल देने का आरोप लगाया है। उनके राजनीतिक दल प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य भारतीय उच्चायोग पर हमले करने की मांग करते रहे हैं। सजा सुनाए जाने के बाद उनके समर्थक देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने ये भ्रष्टाचार साल 2013 से 2018 के बीच किया था, जब वे देश के राष्ट्रपति थे। अब ऐसे में दोस्तों मालदीव की जो करंट की सरकार है, उन्होंने भारत को काफी सपोर्ट किया है दोस्तों। और जिस प्रकार से मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन पर यह सजा सुनाई गई है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत से पंगा लेना इनको भारी पड़ा है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर अपनी हरकतों से नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान। एक साल में सीमा पार से आने वाले ड्रोन की संख्या हुई 3 गुना। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से ड्रोन भेजने का सिलसिला अब तक थमा नहीं है। अभी हाल में ही सुरक्षा बल के जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते पंजाब में घुसने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। आप सभी को बता दें कि इस साल भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन देखे जाने की घटनाओं में 3 गुना अधिक वृद्धि हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जहां 2021 में 104, तो वहीं इस साल 23 दिसंबर तक सीमा पर 311 ड्रोन देखे गए हैं। ये सीमा सुरक्षा बल द्वारा जुटाया गया डेटा है। भारत की पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है, जिसकी बीएसएफ के जवान सुरक्षा करते हैं। अगर 2020 की बात, सीमा पर ड्रोन प्रवेश करने की संख्या में चौगुनी हो गई है। हथियारों और गोला बारूद की तस्करी भी शामिल है। हालांकि सतर्क बीएसएफ कर्मियों ने ऐसे 22 से अधिक ड्रोन को मार गिराया है और लगभग 45 किलोग्राम हेरोइन और हथियारों और गोला बारूद का जखीरा जब्त किया है, जिसमें 7 ग्रेनेड, 2 मैगजीन, 60 गोला बारूद और अन्य हथियार शामिल थे। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर नेपाल की नई सरकार के साथ भारत को बरतनी होगी सतर्कता, चीन ने दे दी प्रचंड को बधाई। जी हां दोस्तों, नाटकीय घटनाक्रम के बाद सीपीएम माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने तीसरी बार नेपाल की सत्ता संभाल ली है। नए प्रधानमंत्री के लिए रविवार को उनके नाम का ऐलान किया गया था, जिसके बाद कल सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार भी संभाल लिया। पूर्व माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा नेपाल में नई सरकार बनाने के बाद विदेश नीति के विशेषज्ञों ने भारत नेपाल संबंधों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों ने सोमवार को कहा है कि नेपाल में नई सरकार बनने के बाद भारत को नेपाल के घटनाक्रमों पर सावधानी से नजर रखनी होगी, साथ ही समग्र संबंधों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। तो वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने भी पुष्प कमल दहल प्रचंड को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। जी हां, पूर्व नेपाली विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत नेपाल संबंधों के लिए वर्तमान हालात उत्साहजनक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान नेताओं के कारण अतीत में संबंधों में खटास पैदा हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, नेपाल में बनने वाली इस प्रचंड की सरकार को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? क्या भारत के लिए थोड़ा भी फायदेमंद है ये सरकार? देखते क्या कहती है हमारी भारत की जनता। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां रशिया ईरान ने खोला खजाना, 3000 किलोमीटर लंबे रास्ते का खाका तैयार, पुतिन के दाव से बदलेगी भारत की तस्वीर। जी हाँ, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ चल रहे तनाव के बीच रशिया और ईरान ने
एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इन दोनों देशों ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की काट के लिए 25 अरब डॉलर की लागत से 3000 किलोमीटर लंबे रास्ते का खाका तैयार किया है। ये रास्ता रशिया के व्यवसायिक केंद्र सेंट पीटर्सबर्ग को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ेगा। ये जमीनी और समुद्री रास्ता सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, वोल्गोग्रेड, अस्त्रखान से कैस्पियन सी के रास्ते ईरान पहुंचेगा। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान और भारत के बनाए चाबहार पोर्ट से होते हुए सामान मुंबई बंदरगाह तक पहुंचेगा। इस रास्ते के न होने पर अब तक भारत का सफर तय करने के लिए रूसी सामानों को 14,000 किलोमीटर का सफर तय करना होता था और 40 दिन का समय लगता था। ये पूरा प्रोजेक्ट रशिया और ईरान के लिए बेहद अहम है, जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार झेल रहे हैं। यही वजह है कि ईरान की चाबहार पोर्ट से लेकर तेहरान तक अपने रेल मार्ग का विस्तार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन ने 24 घंटे में ताइवान की ओर 71 लड़ाकू विमान, 7 जहाज भेजे। बढ़ गया तनाव तो ड्रैगन ने कहा अमेरिका के उकसावे का है ये जवाब। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच जारी तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। चीनी सेना ने पिछले 24 घंटों में ताइवान की ओर 71 विमानों और 7 जहाजों को बल प्रदर्शन के लिए भेजा है। ये जानकारी ताइवान के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया है। चीन ने ताइवान की ओर जो विमान भेजे उनमें 18 J-16 लड़ाकू विमान, 11 J-1 लड़ाकू विमान, 6 Su-30 लड़ाकू विमान और ड्रोन शामिल थे। चीन द्वारा शनिवार को पारित अमेरिकी वार्षिक रक्षा व्यय बिल में ताइवान से संबंधित प्रावधानों पर गुस्सा व्यक्त करने के बाद यह कदम उठाया गया है। स्वशासित ताइवान पर चीन का सैन्य उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है और ये बताता है कि वो इसका अपना क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां परिवार के साथ अमेरिका के लिए रवाना हुए श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा बता दें, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सोमवार को अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। श्रीलंका के डेली मिरर के एक रिपोर्ट ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच अपने इस्तीफे की मांग को लेकर महीनों से जारी विरोध प्रदर्शनों के 9 जुलाई को हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को देश छोड़कर भाग गए थे। गोटबाया राजपक्षे सितंबर में थाईलैंड से कोलंबो वापस लौटे थे, जिसके बाद उन्हें सरकार द्वारा विशेष सुरक्षा और सरकारी बंगला दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले, जहां पर चीन को हो रहा चौतरफा नुकसान, भारत के हाथ लग सकती है ड्रैगन की ये बेशकीमती चीज। आखिर क्या है पूरा मामला बता दें। कोरोना महामारी की मार झेल रहा चाइना हर तरफ से नुकसान झेलता नजर आ रहा है। चीन के कारखानों में मजदूरों की भारी कमी की कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। चीन में कम सैलरी में जोखिम भरा काम करने से मजदूर कतरा रहे हैं। इसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यहाँ बात हो रही है दोस्तों चीन के फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड के ताज के बारे में। यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चीन अपने इस ताज को खो देगा। कोरोना की बार बार मार झेल रहे चीन के कारखानों में मजदूरों की कमी के कारण प्रोडक्शन का ग्राफ बेहद नीचे आ चुका है। चीन में मजदूर कोरोना से खौफ में तो है ही, साथ ही साथ वहाँ सैलरी का भी मसला बड़ा होता जा रहा है। चीन के इस मौजूदा हालात को देखते हुए भारत को बहुत बड़ा मौका मिलने के अवसर साफ दिखाई दे रहे हैं। समय आ गया है जब भारत वर्ल्ड फैक्ट्री बनने के बारे में सोच सकता है। भारत अगर अच्छी सैलरी वाली नौकरियों का अवसर बढ़ाए तो देश को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां ईरान को सुखोई 35 फाइटर जेट देकर एहसान उतारेगा रशिया। 7वें आसमान पर पहुंचेगा इजराइल का गुस्सा, बता दे यूक्रेन जंग में मिले ईरानी ड्रोन का एहसान रशिया सुखोई 35 फाइटर जेट्स देकर चुकाएगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर अगर यकीन करें तो ईरान और रशिया के बीच सुखोई 35 की एक पूरी स्क्वाड्रॉन के लिए जेट्स मुहैया कराने पर अहम डील हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की तरफ से 24 सुखोई 35 जेट्स ईरान को दिए जाएंगे। इन जेट्स को असल में मिस्र के लिए किया गया था, लेकिन अमेरिका ने रशिया और मिस्र के बीच हुई उस डील में रोड़ा अटका दिया था। रशिया के पास ये जेट्स ऐसे ही पड़े हुए थे। ऐसे में उसने अपने सबसे करीबी और यूक्रेन जंग में उसके वफादार रहे ईरान को ये जेट्स देने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर इस देश में खुदाई के दौरान मकबरे के पास मिला सैकड़ों साल पुराना मंदिर। देखकर दंग रह गए लोग। जी हाँ, प्राचीन काल की अनगिनत चीजें आज भी जमीन के अंदर मौजूद हैं, जो समय समय पर खुदाई के दौरान मिलती रहती हैं। ऐसी ही एक चीज हाल ही में तुर्की में मिली है दोस्तों, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि तुर्की में आर्कोलॉजिकल की एक टीम को किले में खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर मिला। इस मंदिर का संबंध राजा
मेनुआ से माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस किले में यह मंदिर मिला है वो पूर्वी तुर्की के वान जिले में स्थित है। गौरतलब है कि राजा मेनुआ से संबंधित ये कोई पहला मंदिर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आर्कोलॉजिकल टीम को एक मंदिर मिला था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन गौर करने वाली बात और सबसे बड़ी बात यही है, मकबरे के पास ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर मिला है मकबरे के पास। ऐसे में दोस्तों इस पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया होगी, कमेंट में हमें बताइएगा जरूर। बात करते हैं एक और खबर की, जहां कोरोना के तांडव से डरे राष्ट्रपति जिनपिंग चीन में मौत के बढ़ते आंकड़े पर पहली बार तोड़ी अपनी चुप्पी। क्या कहा उन्होंने, आपको बता दें, चीन में कोरोना अब तक की सबसे तेज रफ्तार से फैल रहा है। चीन से जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में चीन में कोरोना से लगभग 10 लाख लोगों की मौतें हो सकती हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जीरो कोविड पॉलिसी हटने के बाद सोमवार को पहली बार बयान दिया। जिनपिंग ने कहा कि लोगों की जिंदगी बचाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें बेहतर तरीके से कोरोना से निपटने के लिए एक देश भक्तिपूर्ण हेल्थ कैंपेन शुरू करना चाहिए। कोरोना से बचाव और इसके नियंत्रण के लिए कम्युनिटी स्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि चीन सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए बेहद कड़े प्रतिबंध लागू किए थे, लेकिन अब ये पाबंदियां हटने के बाद चीन में सबसे तेज गति से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें और अभी की स्थिति की बात करें चाइना की, तो कोरोना से तबाही मची हुई है और ना इलाज ना शमशानों में है जगह। अब मौत के आंकड़ों पर ही चीन ने लगा दिया सेंसर। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना के हालात ऐसे हो चुके हैं दोस्तों कि चीनी सरकार द्वारा सच छिपाने की नौबत आ चुकी है और चीनी सरकार द्वारा सच छिपाने की लाख कोशिशों के बावजूद भी सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं दोस्तों, वो साफ बयां कर रही है, उनमें तबाही का मंजर क्लियर देखा जा सकता है। इन सब के बावजूद चीनी सरकार अभी भी आंकड़ों को छिपाने के लिए नए नए पैंतरे अपना रही है। जी हाँ दोस्तों, और चीन ने हमेशा से ही आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की है दोस्तों, चाहे वो शुरुआती कोविड की स्थिति हो या फिर अब की। उसने हमेशा से ही चीजों को छुपाने की कोशिश की और चाइना ये सोचता है कि हम बिना बताएं केस हमारे देश में ज्यादा है तो क्या हुआ, हम छुपा करके भी इसको कम करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। जितना ज्यादा वो छुपा रहे हैं चीजें, उतनी ज्यादा और अधिक मात्रा में और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे चाइना को कोरोना पर, बताइएगा जरूर। हम भी देखते हैं दोस्तों क्या कहती है हमारी भारत की जनता। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर वीर बाल दिवस पर बोले पीएम मोदी जी, कहा औरंगजेब की तलवार से भी नहीं डरे छोटे साहिबजादे। आज कई लोग भूल गए उनकी शौर्य गाथा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए कहा है कि उनके त्याग, उनकी इतनी बड़ी शौर्य गाथा को इतिहास में भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि लेकिन अब नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। पीएम मोदी जी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए विमर्श बताएं और पढ़ाए जाते रहे जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज और हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। उन्होंने कहा कि अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के लिए शिखर पर लेकर जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले, जहां ओलंपिक में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को बनाया जाएगा डीएसपी। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सोमवार को कहा कि ओलंपिक और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश राज्य के खिलाड़ियों को पुलिस उपाध्यक्ष बोले तो डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य सरकार के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसमें केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी मौजूद रहे। जी हाँ, इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लोगो का भी अनावरण किया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां पर शीतलहर से कांपा पूरा दिल्ली एनसीआर। सबसे ठंडी रही दिल्ली, 2 इलाकों में अधिकतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंचा। जी हाँ, पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं से उत्तर भारत के मैदानी इलाके में लोग ठंड से कांप रहे हैं। रविवार की तरह सोमवार को भी दिल्ली एनसीआर शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहा। कड़ाके की सर्दी का असर ये रहा दोस्तों कि दिल्ली में सोमवार को सीजन का सबसे अधिक ठंडा दिन दर्ज हुआ। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में ही गिरावट हुई। अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति होने के कारण 2 इलाकों में अधिकतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि 3 इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके यहाँ पर क्या है टेम्परेचर अभी का, बताइएगा जरूर। और दोस्तों ये थे तक सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी
है। तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।